मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का आपका चैप्टर है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले के जो 2 पार्ट है उसमें हम पढ़ चुके हैं। जो है हमने रक्त के समूह पढ़ लिए और रक्त का जो कंपोजिशन है वो पढ़ लिया, और उसके अलावा हार्ट की बाहर स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने, और जो धमनी और पेशियां जो हैं, शिराएं हैं, उनके बारे में, धमनियों के बारे में, केशिकाओं के बारे में, ये सब कुछ हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे, तो इफ आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हार्ट की आंतरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हृदय होता है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो देखो, हमारा जो मानव का जो हृदय होता है, बाह्य स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो कैसा होता है, हमारी मुट्ठी के जितना होता है, पेशीय स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब हमने बाह्य संरचना में पढ़ा था। और आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं, और इसके अलावा बाह्य संरचना में हम उसकी भित्तियों के बारे में, ठीक है, वो सब पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले आंतरिक संरचना के बारे में। तो जो आंतरिक संरचना होती है कुछ इस तरह की होती है, और जो हार्ट होता है वो बेसिकली जो है वहां पर 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मानव का हार्ट है वो कैसा है, 4 कोष्ठीय होता है। हमारा जो हृदय होता है वो कैसा है, 4 कोष्ठीय है। ठीक है, 4 कोष्ठ जो होते हैं उनमें से 2 कौन से होते हैं, आलिंद, और 2 होते हैं निलय। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखो, जो आलिंद होते हैं इनकी भित्ति होती है थोड़ी पतली, जबकि जो निलय होते हैं इनकी भित्ति थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, इस तरह से यह 4 कोष्ठीय संरचना होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह की संरचना होती है। जो दायां भाग है, दायां आलिंद, ठीक है, वो इस तरह से होता है, और आलिंद जो है उसके नीचे होते हैं निलय। दोनों तरफ के जो आलिंद होते हैं उनके नीचे निलय हैं। अब देखो, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या होता है। देखो, जो हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो एंटर कहाँ से करता है। तो देखो, यहाँ जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये ऊर्ध्व महाशिरा। ठीक है, ये जो ऊर्ध्व महाशिरा होती है और नीचे होती है निम्न महाशिरा, इन दोनों सिराओं से जो है ब्लड एंटर करता है कहाँ, दाएं भाग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें आपको कुछ ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ब्लैक सेट किया हुआ, और कुछ जो है रेड से सेट किया हुआ है। तो यहाँ देखो, मैं जो ब्लैक से जो सेट किया हुआ है उसका सेंस है वहां पर अशुद्ध रक्त है, और जहां पर रेड सेट किया हुआ है उसका सेंस है वहां पर शुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त जो है शरीर के, देखो अशुद्ध से यहाँ पे मतलब यही है कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं है। ठीक है ना, यानी कि डीऑक्सीजनेट जो है हृदय है, सॉरी ब्लड है, तो वो हार्ट में एंटर करता है ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा। ठीक है, दोनों से एंटर करेगा। जो हार्ट से जो निचला जो पोर्शन है वहां से जो ब्लड आएगा वो निम्न महाशिरा से, और ऊपर का जो पोर्शन है वहां से ऊर्ध्व महाशिरा से, दोनों सिराओं से प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। उसके बाद में यहाँ देखो एक बात और, कि जो दोनों हमारे आलिंद है वो और दोनों निलय, चारों जो कक्ष है वो पट्ट के द्वारा जो है विभाजित रहते हैं। ठीक है, तो दोनों जो आलिंद हैं उनके बीच में जो पट होता है उसे कहा जाता है अंतर आलिंद पट। ठीक है, और दोनों जो निलय हैं उनके बीच में जो पट पाया जाता है उसे कहते हैं अंतर निलय पट। ठीक है, और दोनों दायां जो आलिंद है उसके और दाएं निलय के बीच में जो पट पाया जाता है उसे कहा जाता है आलिंद निलय पट। ठीक है, और इधर वाला जो होता है बायां, उसे कहा जाता है बायां आलिंद निलय पट। ठीक है, तो इस तरह से चारों जो कोष्ठक होते हैं, चारों जो कोष्ठ हैं वो किसके द्वारा, पटों के द्वारा विभाजित रहते हैं। ठीक है, तो ब्लड एंटर करेगा कहाँ से, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जैसे ही इसका प्रेशर बनेगा वैसे ही देखो, जो दायां वाला आलिंद है उसके और निलय के बीच में त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। तो ये कपाट पे प्रेशर पड़ता है और कपाट खुल जाते हैं। इनके खुलते ही जो है जो ब्लड है वो आ जाता है निलय में। ठीक है,
निलय में ब्लड आने के बाद क्या होगा, जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, इधर देखिए, इधर से ये होता हुआ जो फुफ्फुसीय जो धमनी है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये फुफ्फुस में चला जाएगा। और वहां पर ये जो फुफ्फुस कांड होगा, दायां और बायां दोनों तरफ के जो फेफड़े होंगे उस तरफ विभाजित हो जाएगा और अपने अपनी तरफ के फेफड़ों में ये ब्लड को ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब ब्लड जो है ऑक्सीजनित हो जाएगा उसके बाद वो प्रवेश करेगा यहाँ से, ठीक है। ये जो है भाग बायां फुफ्फुस कांड, ठीक है, इसके द्वारा ये यहाँ से प्रवेश करेगा और कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जब आ जाएगा तो उसके बाद बाएं आलिंद के जो और निलय के बीच में जो कपाट हैं वो कैसे हैं, द्विवलन कपाट हैं। और वो कपाट जो है वो खुलेंगे और उनके खुलने से क्या होगा कि जो है ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाएं निलय में। तो इस तरह से बाएं निलय में प्रवेश करेगा। बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में जो है यह महाधमनी के द्वारा जो है भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, 4 कोष्ठीय संरचना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से डायग्राम होता है इसका, ठीक है। और किस किस तरह के यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो बेसिकली जो है स्टूडेंट को इजी वे में समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये टेक्निक बनाती हूँ। आप भी चाहे तो अपनी कॉपी में ये टेक्निक बना के देख सकते हैं। इससे ये सारी जो सिस्टम है, कहाँ से क्या एंटर हुआ और कहाँ पे क्या होता है, वो आपको इजीली पता चल जाता है। डायग्राम में तो होता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा है यहाँ पे थ्योरेटिकल भी है और साथ में डायग्रामेटिक भी है। तो देखो, हमारे शरीर में जो हार्ट है उसके अंदर है 4 कोष्ठक, ठीक है। चारों कोष्ठक यहाँ बनाए हुए, देखो, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। दोनों आलिंदों के बीच कपाट है, कौन सा कपाट है, अंतर आलिंद पट, ठीक है। उसके बाद दोनों निलयों के बीच जो पट है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अंतर निलय पट, ठीक है। यानी कि जो दोनों आलिंद है और दोनों निलय हैं वो अंतर आलिंद पट और अंतर निलय पट के द्वारा विभाजित हो रहे हैं। इसके अलावा जो दायां आलिंद और दायां निलय है उन दोनों के बीच में जो पट होगा वो क्या होगा, दायां आलिंद निलय पट। इसी तरह से जो बायां आलिंद है और बायां निलय है उन दोनों के बीच में होगा बायां आलिंद निलय पट, ठीक है। और ये जो पट होंगे इनके ऊपर कपाट पाए जाएंगे। जो दायां वाला भाग है उस पर त्रिवलन कपाट होते हैं। किस तरह के कपाट होंगे, त्रिवलन, यानी 1 2 3 त्रिवलन कपाट होंगे। और जो बायां होगा उसमें कैसा कपाट होंगे, बायां जो आलिंद और निलय पट है उसके ऊपर द्विवलन कपाट पाए जाएंगे, ठीक है। हो गई ये बात। उसके बाद क्या होगा कि जो दोनों आलिंद और निलय है वहां पर कोरोनरी सल्क्स, ये एक दरार जिसनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोरोनरी सल्क्स। यानी कि जो आलिंद, अंतर आलिंद निलय और अंतर निलय पट जो है उनके बीच में एक दरार जिसनुमा संरचना पाई जाएगी जिसे कहा जाएगा कोरोनरी सल्क्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो अंतर आलिंद पट है इसके ऊपर एक खांच पाई जाती है जिसे कहा जाता है अंडाकार खात। ये जो अंडाकार खात है कहाँ पाई जा रही है, दोनों आलिंदों के बीच में जो पट है, यानी कि अंतर आलिंद पट के ऊपर पाई जाती है अंडाकार खात। शिशु अवस्था में ये खात जो है यानी खांच जो है इसकी जगह पर यहाँ पर एक सिर्फ छिद्र पाया जाता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे अंडाकार छिद्र, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो आलिंद निलय जो पट है, जो त्रिवलन कपाट है, इस एरिया में यहाँ पर यानी कि जो आलिंद, दायां वाला जो आलिंद और निलय है उसके बीच में जो ये पट बन रहा है अंतर निलय आलिंद निलय पट, इसके ऊपर जो है एक घुंडी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं SAN, ठीक है।
यह जो है इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। इसके बारे में जब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से पता होगी। इसी तरह से जो अंतर आलिंद पट है उसके ऊपर भी ये घुंडी पाई जाती है जिसे कहा जाता है AVN। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जगह पर ये घुंडियां पाई जाती है। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं कि कैसे क्या प्रवेश करता है। तो देखो, शरीर के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों से अशुद्ध रुधिर प्रवेश करेगा हार्ट में। कहाँ से? ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा के द्वारा। लाया कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या होगा? जो अब शरीर के सभी भागों से आ गया, लेकिन हार्ट से भी तो अशुद्ध रक्त आएगा, है ना। तो हार्ट जो है उससे अशुद्ध रुधिर जो है वो कोरोनरी साइनस के द्वारा कहाँ लाया जाएगा? दाएं आलिंद में। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस के द्वारा लाया जाएगा दाएं आलिंद में। तो इस तरह से सभी भागों से अशुद्ध रुधिर प्रवेश कर गया है। कहाँ? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में प्रवेश किया, रुधिर की मात्रा बढ़ी, तो ये जो बीच में पट है इस पे दबाव बढ़ेगा। उस दबाव की वजह से जो त्रिवलन कपाट होंगे वो खुल जाएंगे, और उनके खुलने से क्या होगा? जो ब्लड है वो आ जाएगा दाएं निलय में। ठीक है, दाएं निलय में प्रवेश करेगा। वहां से क्या होगा कि ब्लड जो है वो फुफ्फुसीय कांड जो है उससे दो शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, दो शाखाएं विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये शाखाएं विभाजित होकर कहाँ जाएंगी? अपने अपनी तरफ के फेफड़ों में, और ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाएगी। फेफड़ों में उनमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध। जब वह रुधिर शुद्ध हो जाएगा तो उसे प्रवेश कराया जाएगा बाएं आलिंद में। ठीक है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आएगा, किसके द्वारा आएगा? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। 4 शिराएं होंगी, यानी कि दोनों तरफ के फेफड़ों से 2-2 शिराएं आएंगी और प्रवेश कहाँ करेंगी? बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में प्रवेश करेंगी। और यहाँ पर वही बात कि जब ब्लड की मात्रा बढ़ेगी तो जो पट हैं उन पे दबाव पड़ेगा, और दबाव बढ़ने की वजह से यहाँ पर उपस्थित द्विवलन कपाट जो है वो खुल जाएंगे, और उनके खुलने से क्या होगा? ब्लड आ जाएगा बाएं निलय में। अब बाएं निलय में जब प्रवेश कर गया है तो यहाँ से धमनी वाहिका, बाईं महाधमनी जो है बाएं निलय से निकलेगी और शरीर के सभी भागों में रुधिर को पहुंचाएगी। सिर्फ जो हार्ट है उसको जो है हृदय की धमनियां जो है वो शुद्ध रुधिर पहुंचाएंगी। बाकी सभी को कौन पहुंचाएगा? बाईं महाधमनी। ठीक है, ये बाईं महाधमनी जो है, यहाँ देखिए डायग्राम में बनाई थी ना, बाईं महाधमनी ये बॉडी के हर पार्ट को पहुंचाएगी। सिर्फ जो हार्ट है उसको हृदय धमनी जो है वो शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो इस तरह से जो है पूरी प्रोसेस जो है ये चलती है। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ आपको। देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर है, 4 कोष्ठीय संरचना है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, आलिंद जो होते हैं उनकी भित्ति थोड़ी पतली होती है, निलय की भित्ति मोटी होती है। ठीक है, ये इनकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, उसके बाद भित्ति मोटी होने से क्या होगा कि प्रेशर की वजह से कभी ऐसा नहीं होगा कि निलय उलटकर आलिंद पे आ जाए। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर भित्ति मोटी होती है, यहाँ पतली होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो कहाँ से आता है? ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से। यहाँ से प्रवेश करता है। यहाँ से प्रवेश कहाँ करता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ पर त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। उस प्रेशर की वजह से वह कपाट खुल जाते हैं, ब्लड आ जाता है दाएं निलय में। दाएं निलय में प्रवेश करते ही ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? अपनी तरफ के फुफ्फुसीय कांड में जाएगा। फुफ्फुसीय कांड जो है उससे दोनों शाखाएं विभाजित होती हैं, अपनी अपनी तरफ के जो है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुस में ब्लड को पहुंचा देती हैं। वहां उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, फिर हमारा ब्लड आता है इस फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। कहाँ आएगा? बाएं फुफ्फुसीय कांड के द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है। आलिंद में जैसे ही दबाव बढ़ता है ब्लड का, वैसे ही क्या होता है? यहाँ पर उपस्थित द्विवलन कपाट जो है वो खुल जाते हैं, और उनके खुलने से क्या होगा? ये जो है ब्लड ये आ जाएगा बाएं निलय में।
और बाएं निलय से जो है महाधमनी निकलती है। यह महाधमनी शरीर के सभी भागों में ब्लड को पहुंचाती है। इसी तरह से जो है हृदय धमनी निकलती है, वह हृदय में जो है रक्त को पहुंचाती है, शुद्ध को। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है ये होती रहती है। ठीक है, जो SAN, VN और AVN है ये हम हार्ट की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? SAN पाया जाता है आलिंद निलय पट के ऊपर और AVN पाया जाता है अंतर आलिंद पट पे। ठीक है, तो इस तरह की है। इसके आगे की स्ट्रक्चर बात जो है वो हम करते हैं आगे। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो देखिए SAN की और AVN की बात कर रहे थे हम। SAN होता है साइनस ऑरिकुलर नोड। ठीक है, यानी कि कहाँ होता है ये होता है जो दोनों आलिंद निलय जो कपाट है, दोनों आलिंद है उनके कपाटों के बीच में होता है। ठीक है, फिर AVN जो होता है ये होता है ऑरिकुलर वेंटिकुलर नोड। ये होता है आलिंद निलय जो नोड होता है, तो उस कपाट के ऊपर ये घुंडी पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों जो घुंडियां होती हैं इनमें क्या होते हैं? तंत्रिका तंतु युक्त पेशियां होती हैं। ठीक है, अब ये जो पेशियां होती है इनसे क्या होता है? कुछ तंतु निकलते हैं जो निकल कर कहाँ जाते हैं? आलिंद और निलय में जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो SAN है उससे आलिंद में और AVN से कहाँ जाएंगे? निलय में जाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ क्रमशः लिख रखा है, तो इसका सेंस क्या हो गया कि SAN से जो तंतु जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? आलिंदों में, और AVN से तंतु जाएंगे निलयों में। ठीक है, इस तरह होता है। उसके बाद देखिए जो SAN होता है इसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये हृदय की स्पंदन का नियमन करता है। कैसे करता है ये हम हार्ट की क्रियाविधि में आपको बताएंगे। तो ये जो है इसको हम पेसमेकर भी कहते हैं SAN को। ठीक है, आलिंद निलय जो छिद्र होते हैं उनके जो कपाट होते हैं वो क्या करते हैं? रक्त को जो छिद्र होते हैं उनमें जो कपाट पाए जाते हैं, द्विवलन और त्रिवलन कपाट जो हमने बात की, वो क्या करते हैं कि ब्लड को आलिंद से निलय में तो आने देंगे, लेकिन निलय से वापस विपरीत गति में आलिंद में नहीं जाने देते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो हम हार्ट की क्रियाविधि की बात कर लेते हैं, उसकी कार्य प्रणाली किस तरह से कार्य करता है। तो जो हृदय की कार्य प्रणाली है उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हृदय का स्पंदन और दूसरा है हृदय चक्र। ठीक है, तो पहली जो क्रियाविधि है स्पंदन, वो क्या है? जो लयबद्ध एक संकुचन उत्पन्न होता है। जब हमारा हार्ट जो है पेशीय संरचना है इसमें संकुचन होता है, और संकुचन यूं ही नहीं होता कि कहीं भी कुछ भी हो गया, है ना। संकुचन जो है वो एक लयबद्ध तरीके से हो रहा है। तो इस तरह से जब संकुचन होता है तो उसे कहा जाता है स्पंदन। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है उसमें सिर्फ संकुचन नहीं हो रहा है, वो हृदय स्पंदन कर रहा है, हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो संकुचन है वो लयबद्ध तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे हार्ट के अंदर जो संकुचन होता है वो खुद की हार्ट की ही पेशियों के द्वारा उत्पन्न होता है। सॉरी। और इस तरह का जो संकुचन या स्पंदन जो अपने आप उसी की पेशियों में उत्पन्न होता है, इसी वजह से हमारा हार्ट जो होता है, मानव जो हृदय है वो कैसा है? मायोजेनिक प्रकार का है। मायोजेनिक का सेंस है कि उसका जो नियमन है वो खुद ही कर रहा हो। ठीक है, तो मायोजेनिक प्रकार का होता है क्योंकि जो स्पंदन है उसका नियमन हृदय की पेशियां स्वयं ही कर रही है, वहीं पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, संकुचन के लिए क्या होता है? इसमें एक तंत्र पाया जाता है जो इस सब का नियमन करता है, और इस तंत्र को कहते हैं हृदय चालन तंत्र। ठीक है, इस तंत्र का निर्माण चार चीजों से होता है। एक तो है SAN, दूसरा है AVN, तीसरा है हिंज के पुल, और चौथा है पुरकिंजे के तंतु। ये चारों मिलकर इस हृदय चालन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? देखो जब यह स्पंदन शुरू होता है तो सबसे पहले जो संकुचन है वो SAN से स्टार्ट होता है। ठीक है, SAN होता कहाँ है? जो दायां वाला आलिंद है उसके जो ऊपर जो महाशिरा है उसके छिद्र के पास होता है। ठीक है, और इसके छिद्र के पास होता है। सबसे पहले आवेग यहीं पर उत्पन्न होते हैं। जैसे ही महाशिरा से जो ब्लड है वो अंदर एंटर करता है, वैसे ही क्या होता है? यहाँ पर आवेग उत्पन्न हो जाते हैं, और ये आवेग जो होते हैं वो एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, और इस उत्तेजना से क्या होता है? एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, और यह सक्रिय विभव क्या करता है? दोनों तरफ के जो आलिंद है
उनमें लगभग एक साथ ही संकुचन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे ही महाशिरा से यहाँ पर ब्लड प्रवेश करता है हृदय में, वैसे ही क्या होगा, छिद्र के पास में जो एवीएन है वो क्या, सॉरी एसएएन है, वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा और इस एसएएन से एक सक्रिय विभव उत्पन्न होगा। इस विभव की वजह से लगभग दोनों आलिंद एक साथ ही संकुचित होंगे, ठीक है ना। यानी कि लगभग दोनों के संकुचन का समय एक साथ होता है, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब दोनों आलिंद संकुचित हो जाते हैं तो उनके संकुचित होने के बाद जो दोनों आलिंद है ना, अंतर आलिंद पट, ठीक है ना, जो कि दाएं आलिंद में है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, एवीएन जो होगा उसमें भी यह विभव पहुंचेगा और यह विभव जैसे ही एवीएन में पहुंचेगा तो एवीएन से फिर यह हिंज के पुल में और हिंज के पुल से पुर्किंजे के तंतु में पहुंचेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यह विभव निलय में भी पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि यह एवीएन में और एवीएन से पुर्किंजे के तंतु में, हिंज के पुल में, इन सब से होता हुआ जब निलय तक पहुंचता है तो इस विभव को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से निलय बाद में संकुचित होते हैं, यानी कि पहले दोनों आलिंद संकुचित होते हैं, फिर यह संकुचन का विभव धीरे धीरे निलय में पहुंचता है और फिर दोनों निलय संकुचित होते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हृदय की स्पंदन, यानी कि जो दोनों आलिंद संकुचित हुए फिर दोनों निलय संकुचित हुए, तो ये जो लयबद्ध तरीके से एक संकुचन हुआ, यह जो संकुचन की क्रिया है इसी को हम कहते हैं स्पंदन। और स्पंदन कहते हैं तो जो हृदय की स्पंदन है उसकी जो दर होती है वो सामान्य रूप से मानों में होती है 72 to 80 पर मिनट, यानी कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 से 80 बार तक धड़कता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है इसमें एक पूरा चक्र होने में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हृदय चक्र की, और ये जो गति है इसका नियमन कौन कर रहा है, एसएएन कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पेस मेकर कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पेस मेकर हम एसएएन को कहते हैं। एसएएन होता कहाँ है, जो दायां आलिंद है उसके पास जो महाशिरा है उस महाशिरा के छिद्र के लगभग पास में होता है, वहीं से संकुचन उत्पन्न होता है, ठीक है। और पहले वह संकुचन आलिंदों में होता है, आलिंदों से वह निलय में जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हृदय चक्र की। तो हृदय चक्र क्या है, देखो हमने अभी अभी बात की स्पंदन की, तो एक बार जब ये स्पंदन क्रिया होती है, यानी कि पहले दोनों आलिंद संकुचित हुए फिर दोनों निलय संकुचित हुए, ये जो स्पंदन की पूरी क्रिया है, एक स्पंदन से लेकर दूसरे स्पंदन तक के बीच का जो काम है, ठीक है, वो सारा कार्य क्या है, हृदय चक्र के अंदर इंक्लूडेड है। उसको हम इसके दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी क्या है, हृदय चक्र के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि एक हृदय चक्र में हमने अभी अभी बात की कि यहाँ जब स्पंदन की बात करें, आपको स्पंदन का पूछे तो एक मिनट में 72 से 80 टाइम ये हो रहा है, और जब बात करें चक्र की तो इसमें 0.8 सेकेंड का समय लगा है, ठीक है ना। यानी कि एक चक्र को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अब ये जो हृदय चक्र है इसमें दो चीजें होती हैं, तो फिर क्या क्या होगा इसमें अनुशिथिलन होगा, यानी कि हार्ट रिलैक्स मोड में आएगा, और प्रकुंचन होगा, संकुचन होगा। तो दोनों जो क्रियाएं होती है, ये जो 8.8 सेकेंड का टाइम लगता है उसमें से जो अनुशिथिलन है, यानी कि हमारा हार्ट फैला हुआ कब तक रहेगा, 0.7 सेकेंड तक, और सिकुड़ेगा कितनी देर, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए हमारा हार्ट सिकुड़ता है, उसमें प्रकुंचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब यह जो क्रिया होती है ये कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमने अभी अभी बात की कि आलिंदों के अंदर जो है वो सबसे पहले प्रकुंचन की क्रिया होती है। तो उससे पहले भी क्या है, जो हमारा आलिंद है वो कैसा है, अनुशिथिलन अवस्था में है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं 0.8 सेकेंड की, वो इसमें लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
यह जो पूरा चक्र होगा इसमें आलिंद जो होंगे उनमें अनुशिथिलन होगा। ठीक है, यह जो अनुशिथिलन होगा यह क्या होगा, आलिंद जो है वो उसमें रिलैक्स मोड में है। 0.7 सेकेंड का ही समय लगता है इसके अंदर। ठीक है, अनुशिथिलन है। अब फिर क्या होगा, जब ये अनुशिथिलन अवस्था में है, क्या हो रहा है, जो आलिंद है वो रक्त से लगातार भरे जा रहे हैं। महाशिरा से ब्लड आया जा रहा है अशुद्ध दाएं आलिंद में। ठीक है, और इधर जो है शुद्ध रक्त जो है वो बाएं आलिंद में आया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आलिंद है दोनों के दोनों, उनमें जब अनुशिथिलन है उस अवस्था में भी क्या होगा कि जैसे ही वो आलिंद ब्लड से भर जाएंगे वैसे ही क्या होगा, ब्लड जो है उसका दबाव बढ़ेगा। बीच के जो कपाट है, द्विवलन और त्रिवलन कपाट, वो खुल जाएंगे और उनके खुलने से यानी कि प्रकुंचन से पहले ही लगभग जो 75% जो ब्लड है वो नीलयों में आ जाएगा। ठीक है, नीलयों में ब्लड आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आलिंदों में प्रकुंचन की क्रिया होगी, यानी कि ये जो SAN है ये उत्तेजित होगा। इसके उत्तेजित होने की वजह से जो है आलिंदों में प्रकुंचन होगा, वो सिकुड़ेंगे और उनके सिकुड़ने से क्या होगा कि जो बाकी बचा हुआ 25% ब्लड है वो भी अब नीलयों में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, जब आलिंदों में प्रकुंचन हो गया उसके बाद अब नीलयों में प्रकुंचन होगा। ठीक है, और नीलयों में प्रकुंचन होगा, इसमें फिर क्या होगा, प्रकुंचन में वही 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। जब नीलय में प्रकुंचन होगा तो उसमें प्रकुंचन की वजह से क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा, नीलयों में दबाव बढ़ेगा, और नीलयों में दबाव बढ़ने से क्या होगा, जो फुफ्फुसीय जो धमनी और शिराएं हैं उनके बीच में जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वह कपाट खुल जाएंगे। अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। शायद मैं हार्ट में बताते हुए आपको ये बात बताना भूल गई कि जो धमनियां हैं उनमें और फुफ्फुस में जो वहां पर क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो यह अर्धचंद्राकार जो कपाट है नीलयों से, उनमें वहां दबाव पड़ेगा और वो खुल जाएंगे। ठीक है, खुलेंगे तो ब्लड कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, महाधमनी और महाशिरा में। ठीक है, उसके बाद जो है ये प्रवेश करना स्टार्ट कर देगा। अब जो है फिर क्या हो जाएगा, जब ये क्रिया हो जाएगी तो नीलयों में अनुशिथिलन होगा। नीलय फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, फिर से फैल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.7 सेकेंड का टाइम लगा, यानी कि इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 0.8। इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 0.8। तो पूरे एक हृदय चक्र में लगने वाला समय होता है 0.8 सेकेंड। इस तरह से यह हृदय चक्र जो है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ लिया। कैसी लगी आपको आज की क्लास, और इससे आगे का जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है हमारा, वह दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है। क्यों उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, और हार्ट से संबंधित कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास जो है कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करते रहें। क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।